हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे पढ़ेंगे BHDLA 138 यानी हिंदी साहित्य में विविध विधाएं। जी हाँ, और ये जो है आपका यूनिट 4 इसमें आज हम अब ले लेते हैं। जो निबंध है जीने की कला महादेवी वर्मा जी का, बहुत अच्छा ये निबंध उन्होंने लिखा है। नारी की दुर्दशा के बारे में उन्होंने बताया, नारी के उत्पीड़न को उन्होंने बताया, इसमें नारी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आएगा, तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। और इस वक्त हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लेके आ रहे हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा ये लेंदी जरूर हो गया है, क्योंकि आप इसको यदि एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे, और जो मैं क्वेश्चन बताई हूँ उन क्वेश्चन को आप अपने एक कॉपी में रजिस्टर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए और विथ टॉपिक के साथ में आंसर को लिख लीजिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बार मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं आपका हिंदी साहित्य विविध विधाएं BHDLA 138 में यूनिट 4 निबंध जीने की कला महादेवी वर्मा जी का। देखिए, कहानी पढ़ने की ज्यादा इसमें निबंध पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ चीजें जैसे कि आप इसमें देखिए, आप अंतर वस्तु देखेंगे जिसमें विचार पक्ष उतना नहीं है, लेकिन भाव पक्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। और संरचना शिल्प जो मैं हर एक निबंध में, या चाहे एकांकी हो चाहे नाटक हो, जिसमें मैं आपको बोलती हूँ, ये दोनों चीजें संरचना शिल्प के अंतर्गत भाषा और शैली जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और साथ साथ में प्रतिपाद्य, इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, वो बनता है नारी की दुर्दशा। ठीक है ना। जो नारी की दुर्दशा है उसका जिम्मेदार जो है वो नारी खुद है। इस चीज को कौन मानती है? इस चीज को महादेवी वर्मा मानती है। वो कहती है कि नारी की जो दुर्दशा हमारे देश में है उसके लिए जिम्मेदार नारी खुद है। तो नारी किस तरह से खुद है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारी की दुर्दशा के लिए नारी खुद जिम्मेदार है। इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं, देखते हैं। महादेवी वर्मा का जीने की एक कला। ठीक है, इनके बारे में शुरू में थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बताया गया है। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो महादेवी वर्मा है ये गद्य विधा है इनकी। ठीक है। और इस गद्य विधा में इन्होंने एक तरह से नारी की जो दुर्दशा है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये फर्रुखाबाद में 1907 में इनका जन्म हुआ था। शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था और 9 वर्ष की बाल्यावस्था में विवाहित होकर वो इलाहाबाद आ गई थी। लेकिन कम उम्र में ही पति के असामयिक निधन के कारण में विधवा का जीवन जीना पड़ा था। ठीक है। और शायद इसीलिए इन्होंने नारी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। उनके शोषित उत्पीड़ित जीवन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। हमारे समाज में नारी की क्या स्थिति है इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है। यही इसमें आप पढ़ेंगे जीने की कला में। ठीक है। तो निबंध का वाचन यदि हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ऐसे सिद्धांतों का भार, ठीक है, जन्म भर ढोते रहते हैं जिनका उपयुक्त प्रयोग हमें ज्ञात ना हो तो हमारी दशा उस पशु से भिन्न ना होगी जिसको बिना जाने ही शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भार वहन करना पड़ता हो। बिल्कुल सही है। और पहले यही होता था कि हमें कुछ भी नहीं मालूम होता था, लेकिन हम सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है हम लोगों से सुनते हैं, समझते हैं और उसी चीज को अपने जीवन में अपना लेते थे। इन्होंने यही चीज इसमें कही है। ठीक है। नारी की दुर्दशा में कि लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे और उस चीजों को अपने जीवन में अपना लेते थे। और खास तौर पे औरतों के बारे में, क्योंकि औरतों के बारे में कहा गया है कि जो पति होता है वो भगवान के बराबर होता था, अब भी होता है। और यहाँ पे जो उनके बारे में कहा जाता था कि ये चीजें हैं हमारे ग्रंथों में, वही चीजें दिखाई जाती थी, उनको मानना पड़ता था। तो यहाँ पे बहुत लंबा विस्तृत यहाँ पे निबंध है, तो हम निबंध को नहीं लेंगे, हम आपको इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे। ठीक है। भारतीय नारी के पास ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है? महादेवी वर्मा कहती हैं कि भारतीय नारी के पास ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है जिसे पाकर किसी भी देश की मानवीय देवी बन सकती हो। उसमें सहन शक्ति की सीमा है। अब ये भारतीय नारी की एक विशेषता है
अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय नारी की कौन कौन सी विशेषता महादेवी वर्मा जी ने बताई है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि उसमें सहन शक्ति की सीमा है, ठीक है, यानी सहन शक्ति की सीमा समाप्त है, मतलब विशेषता के तौर पे सहन शक्ति की सीमा उसमें है, और जिसके द्वारा मनुष्य घोर से घोर अग्नि परीक्षा हंसते हंसते पार कर सकता है। अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधाओं पर बाधाएं देखकर नहीं सिरता, उसमें वह त्याग है जो मनुष्य की क्षुद्र से क्षुद्र स्वार्थ वृत्ति को क्षण में नष्ट कर डालता है। यानी औरत वो है जिसमें सहनशीलता भी है। हर एक क्षण, हर एक पल उसमें कितनी कठिनाइयां आती है, उन कठिनाइयों को वह पार कर लेती है, ये नारी ही है, ठीक है। मनुष्य को देवता की पंक्ति में बैठा देने वाली वह पवित्रता है। जो नारी है, औरत है, वो मनुष्य को देवता मानती है, अपने पति को वो देवता मानती है, क्योंकि उसमें पवित्रता है, वह मरना नहीं जानती है, तथा जिनमें हमारी संस्कृत का वह कोष है जिसकी किसी अन्य के द्वारा रक्षा संभव नहीं है। यानी कि हमारी संस्कृत की रक्षा भी औरत के द्वारा, नारी के द्वारा ही हो रही है। आज भी त्यागमयी माता है वो, पतिव्रता पत्नी है वो, स्नेहमयी बहन है वो, आज्ञाकारिणी पुत्री है वो। और जबकि संसार की जो और औरतें हैं, जो और स्त्रियां हैं, वो सिर्फ भौतिक सुख भोग के लिए अपना जीवन जीती हैं। हमारी जो औरतें हैं, जो भारत की नारियां हैं, वो संस्कृत को जानती हैं, संस्कृत को बनाए रखती हैं और आगे के लिए प्रेषित करती हैं। ये विशेषताएं हैं भारतीय नारी की, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने जूम कर देती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो पेपर में है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्वेश्चन जो है वो क्या है। कुछ ज्यादा जूम हो गया, ओके। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान या विज्ञान को सार्थक बनाने में, ठीक है, ज्ञान या विज्ञान को सार्थक बनाने के लिए क्या जरूरी है। जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको सही को सेलेक्ट करना है कि ज्ञान या विज्ञान को सार्थक बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, ज्ञान को कार्य द्वारा व्यवहारिक रूप देना ये जरूरी है, ठीक है ना। ज्ञान को कार्य द्वारा व्यवहारिक रूप देना ये जरूरी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि असत्य किन परिस्थितियों में सत्य से श्रेष्ठ बन जाता है। असत्य जो है, झूठ जो है, कुछ परिस्थितियों में सत्य से यानी सच से श्रेष्ठ बन जाता है। देखिए, तो असत्य का प्रयोग जब एक निर्दोष का प्राण बचाने के लिए हो, बोलते हैं ना कि यदि किसी के प्राण बचाने के लिए हमें झूठ भी बोलना हो तो वो पुण्य से भी बहुत बड़ा होता है। तो यही यहाँ पे है कि असत्य का प्रयोग, झूठ का प्रयोग जब एक निर्दोष के प्राण बचाने के लिए हो तो वह सत्य से भी श्रेष्ठ बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी गुणों से संपन्न भारतीय नारी का जीवन दुख में क्यों है। सभी गुण भारतीय नारी में है, अभी जस्ट हम ऊपर बता के आए, विशेषताएं यानी गुण ही है, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है दुख में है। क्यों है? तो उसका रीजन ये है कि वह जीने की कला नहीं जानती है। जो भारतीय नारी है वह जीने की कला नहीं जानती है और इसीलिए शायद इसका नाम जीने की कला रखा गया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अर्धांगिनी की विवंडना का भार लिए, अर्धांगिनी यानी पत्नी की विवंडना का भार लिए सीता, सावित्री जैसे जो आदर्शवादी पवित्र आदर्शवाद बनाए गए हैं, सिर्फ औरतों के लिए बनाए गए हैं। औरतें उनको जीती है, कहती है कि अगर उनका पति किसी भी विपदा में है, किसी मुसीबत में है, तो वो कहती नहीं, मैं सावित्री की तरह जाऊंगी, अपने पति को लेके आऊंगी। तो ये क्या है? ये जो भावना है ये सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय नारी में ही देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं जनरली कि हस्बैंड जो होता है एक ही होता है लेकिन वाइफ कई होती है। ऐसा क्यों होता है? उसका भी रीजन है कि भारतीय नारी में सहनशीलता बहुत ज्यादा है। वो पुरुष को जो है, अपने पति को जो है क्या करती है, भगवान के बराबर दर्जा देती है और इसलिए उस चीज को भी वो यहाँ पर जो है सहने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां हैं जो भारतीय नारी में है और इसीलिए इन सभी चीजों का जो बखान है महादेवी वर्मा ने अपने इस निबंध में किया है। बहुत अच्छा इन्होंने निबंध इसमें लिखा है कि जब एक स्त्री होती है तो वो एक स्टार्टिंग में पिता के अंडर में होती है, ठीक है ना।
यानी फादर के उसमें होती है, फिर जब मैरिज हो जाती है तो वो हस्बैंड के अंडर में हो जाती है, और जब वो बूढ़ी होने लगती है तो वो बेटे के अंडर में हो जाती है। यानी कि पूरा जो एक तरह से नियंत्रण होता है वो इन तीनों का होता है, और नारी हमेशा से इन तीनों के नीचे रही है। इसी चीज का इन्होंने इसमें बखान किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आखिर ये जो निबंध है वो कहना क्या चाहता है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। और खास तौर पे हमारे हिंदू समाज की यदि बात की जाए तो यहाँ पे प्राचीन गौरव गाथा का प्रदर्शन जो है औरतों का किया गया था, लेकिन वो सिर्फ गाथा बनकर उनको छोड़ दिया गया है। आजकल के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, परिस्थितियां जो है वो बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, समाज जो है बदल रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है, लेकिन समाज केवल स्त्री को, जिसे उसे दासता के अतिरिक्त और कुछ देना नहीं सीखा, यानी दासता यानी गुलामी के अतिरिक्त कुछ देना नहीं सीखा। प्रलय की उथल पुथल में भी शिला के समान स्थिर देखना चाहता है। कितने भी परिवर्तन, कितने भी चेंजेस समाज में क्यों न आए, पुरुष में क्यों न आए, लेकिन औरत में नहीं आने चाहिए। जो उनके विचार पुराने टाइम में थे, जो थॉट एक नारी के लिए, वुमेन्स के लिए पुराने टाइम में थे, वही आज भी होने चाहिए। तो एक पत्थर के समान होने चाहिए, यही चीज इसमें कही गई है। ठीक है, चलिए मेन टॉपिक को धीरे धीरे लेते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लेते हैं जो एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास तौर पे इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, निबंध का सार जो है इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं बनता है, लेकिन हाँ इसमें इसका प्रतिपाद्य और सार संग्रह और नारी की दुर्दशा के लिए, नारी अपनी दुर्दशा के लिए किस तरह से जिम्मेदार है, ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नारी का शोषण जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए नारी के, यहाँ पे भारतीय नारी के शोषण की समस्या पर विचार करते हुए महादेवी जी ने स्वीकार किया है कि इसमें सभी गुण विद्यमान है जिनमें किसी अन्य देश की नारी देवी वो बन सकती है, क्योंकि उसमें सहन शक्ति है, ये विशेषता है, ये गुण है भारतीय नारी के। ठीक है, सहन शक्ति, त्याग, आत्म बलिदान, पवित्रता की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय नारी के कारण ही हमारी संस्कृति का कोष सुरक्षित है। हमारी संस्कृति यदि आज सुरक्षित है तो भारतीय नारी के गुणों के कारण ही सुरक्षित है। आज भी वह त्यागमयी माता है, पवित्रवता पत्नी है, स्नेहमयी बहन है, आज्ञाकारिणी पुत्री है। जबकि अत्यंत देश जो विकसित है वहाँ की स्त्रियां अपने भौतिक सुखों के लोभ में अपनी पुरानी संस्कृति का क्या कर रही, परित्याग कर रही हैं, उनको छोड़ रही हैं। भारतीय नारी को त्याग, बलिदान, स्नेह के नाम पर सब कुछ निछावर करना आता है, लेकिन उन्हें जीने की कला ही नहीं आती है, और इस अलौकिक गुणों को सार्थक और सजीव करती है। यही है जीने की कला। ठीक है ना, जो जीने की कला है वो भारतीय नारी को नहीं आती है, और सभी चीजें उन्हें आती है। यही आपको यहाँ पर लिखना है, इसको समझना है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने आप के मन में नारी को 100 की संज्ञा देने से लेकर के अन्याय की बात उठ सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने नारी को 100 की संज्ञा दी है कि नारी जो है वो 100 के समान है, एक लाश के समान है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि महादेवी जी की आक्रोशपूर्ण सहानुभूति प्रकट हुई है। 100 का अपमान का विरोध नहीं करता है, किसी आघात को शांति से सह सकता है। उसे रीजन ये है कि वो खुद एक विधवा का जीवन जिया है। वो बचपन में ही जो है विधवा हो गई थी, छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी। तो उन्होंने जिस जिस चीज को झेला है विधवा होने के बाद, उन्होंने उस चीज को अपने कलम के माध्यम से बखूबी ढंग से अपने शब्दों में पिरोया है। यही है जीने की कला। ठीक है ना, जो जीने की कला है उसको उन्होंने अपना जो है विषय बनाया है, इसीलिए बनाया है। और उन्होंने निबंध में कला की बारीकियों के विवेचन विश्लेषण को अंतर्वस्तु न बनाकर भारतीय समाज में नारी के शोषण और उसकी दुर्दशा के सामाजिक, आर्थिक और आचार शास्त्रीय कारणों पर प्रकाश डाला। अंतर्वस्तु में नारी के शोषण, उसकी दुर्दशा, उसके सामाजिक और धार्मिक जो शोषण उसका होता है, उसके ऊपर उन्होंने इसमें प्रकाश डाला है। ठीक है, यही है अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु का मतलब होता है इस कहानी के अंतर जो महादेवी वर्मा जी ने या इस कहानी में जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, उसने क्या चीज कहा है, इस कहानी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए आगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये तो अंतर वस्तु आपकी हो गई। अब यहाँ पे अगर विचार पक्ष की बात हम यहाँ पे करते हैं तो विचार पक्ष इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पे भाव पक्ष जो एक उन्होंने रखा है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ नारी की दुर्दशा, नारी के बारे में उनकी क्या थॉट है, नारी के बारे में उनके क्या सोच है, ये चीजें उन्होंने इसमें बताई हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से इस लेसन को आप समझ लेंगे। ठीक है, भाव भी आपका वही निकलेगा इसमें से। एक स्त्री के लिए उनके मन में क्या एक तरह से क्या संज्ञान था, उनके मन में क्या पीड़ा थी, क्योंकि उन्होंने उस चीज को जिया है। उनकी पति की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी, लंबे समय तक उन्होंने अपना विधवा का जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने बहुत सारी जो एक बुराइयां होती हैं जो हमारे समाज में व्याप्त है, खासतौर पे विधवाओं के लिए, उन्होंने उस चीज को जिया है। उन्होंने बहुत सी उत्पीड़न स्त्रियों को देखा है, उन्होंने उनकी सहायता भी की है, नारी समस्या को उन्होंने देखा है और विशेषकर दुर्दशा के कारणों पर उन्होंने नारी की दुर्दशा के कारणों पर भी यहाँ पर फोकस डाला है, लिखा है, मेन रीजन यही था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम परिवेश की बात करते हैं तो परिवेश में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, ये सभी चीजें जो होती है सिर्फ नारी के लिए होती है और स्त्रियों की स्थिति जो है काफी सोचनीय है, दयनीय है, क्योंकि ये सभी चीजें स्त्रियों के लिए, पर्दा प्रथा जो है वो भी स्त्रियों को करना है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखिए, पर्दा प्रथा स्त्रियों के लिए, बाल विवाह स्त्रियों का, पुनर्विवाह जो होता है जो पहले होता ही नहीं था, विधवा विवाह भी बहुत कम ही हुआ करता था, लेकिन फिर भी सभी चीजें पक्ष विपक्ष में स्त्रियों के साथ ही होती है। स्त्री शिक्षा के साथ ही राजनीति और नौकरियों में उनके प्रवेश को लेकर भी काफी विवाद की स्थिति थी। पहले के टाइम में यही चीज हुआ करता था कि औरतें जो है वो जॉब ही नहीं करती थी, नौकरी ही नहीं करती थी। ठीक है, तो ये सभी चीजें इन्होंने इस पूरे निबंध में बताया है, लिखा है। इसीलिए उनके साथ शोषण किया जाता, उनका उत्पीड़न किया जाता, उनको प्रताड़ना दी जाती थी, खासतौर पे परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सभी चीजें की जाती थी। औरतें इसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी और उनको लगता था कि ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और जब हमारे शास्त्र में जो चीजें लिखी हैं उन्हें हम कैसे नकार सकते हैं, उन्हें इसे हमें तो करना ही करना है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर। लेकिन आज का जो समाज है, आज भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर समान अधिकार का उपयोग करने वाली नारियों की संख्या नगण्य है, यानी बहुत कम है। आज भी देखिए, औरतों को जो है पुरुषों के समान वेतन नहीं मिला जाता, इसलिए समान वेतन का अधिकार जो है अधिकार बनाया गया है। ठीक है ना, समान काम समान वेतन। रीजन यही है कि औरतों को आज भी उनके बराबर नहीं समझा जाता है। लेखक की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति क्या है, जो लेखक है उनकी अपनी अभिव्यक्ति क्या है, देखिए तो महादेवी जी के व्यक्तित्व की प्रथम और मूलभूत जो विशेषता है, नारी सुलभ कोमल हृदय और कवि सुलभ भावुकता उनमें थी। ठीक है, क्योंकि ये पत्थर की प्रतिमा बनी युवती बाल विधवा का चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने कोमल हृदय को, कवि सुलभ भावुकता को अत्यंत जीवन ढंग से प्रस्तुत किया है। वो खुद भी विधवा थी और इसे उन्होंने अपने ऊपर जो जिस चीज को जिया है उसी चीज को उन्होंने उसमें लिखा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो औरत है खुद भी इसके लिए भागीदार है। उन्होंने कहा पुरुष तो है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष जो है वो तो अत्याचार कहेगा, लेकिन बोलते हैं ना कि अत्याचार करने से अत्याचार सहने वाला ज्यादा इसका भागीदार होता है। और ये यहीं पे होता है कि जो औरत है वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो कोई भी यहाँ पे कदम नहीं उठाती है, पुरुष के द्वारा किए गए हर एक अत्याचार को वो सहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में ये लिखा गया है, औरतों के लिए ये सब कुछ बना है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ये निबंध है, आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। मंत्र पाठी सुखवाणी से महादेवी ने किस तथ्य की अभिव्यक्ति की है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है गा हो जाएगा, कर्म विहीन ज्ञान की निरर्थकता का संकेत किया है। ठीक है, फिर जीवन के वे कौन से दो पक्ष है जो जीने के कला के लिए आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्रिएट हो सकता है। देखिए तो सिद्धांत और उनका सही व्यवहार। ठीक है, दो पक्ष है, सिद्धांत और उनका सही व्यवहार जो है जीने के कला के लिए दो पक्ष यहाँ पर
रखे गए। देखिए क्वेश्चन, निबंध में किस प्रकार नारी दुर्दशा के लिए एक सीमा तक नारियों को ही जिम्मेदार बताया गया है। देखिए तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कई बार एग्जामों में आपके पूछा गया है कि नारी अपने लिए खुद जिम्मेदार है, किस तरह से आप इसको बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। महादेवी के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है, जो भी ऊपर हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। संरचना शिल्प में देखिए भाषा और शैली 2 चीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले भाषा आप देख लीजिए, क्योंकि निबंध है तो निबंध एक सुगठित और सुनिश्चित रचना है, इसलिए भाषा के व्याकरण और स्तरीय और परिनिश्चित रूप को स्वीकार करना पड़ता है। यानी यहाँ पे व्याकरण को वेरी इंपॉर्टेंट देना पड़ता है, किसमें, निबंध में, जहाँ पे तद्भव तत्सम युक्त स्तरीय रूप को स्वीकार करना पड़ता है। प्रसाद यानी सरल और सहज भाषा दी जाती है ताकि लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ में भाषा के साथ साथ में यहाँ पर आपको फिर शैली के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। जैसे भाषा है, उन्होंने इस तरह से लिखा कि आपके समझ में आ जाए कि स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देव प्रतिमा बन जाती है, और यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ की दूध मुही बालिका से सापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए। तो ये कितने आसान शब्दों में इन्होंने लिख दिया और समझा दिया। तो ये उनकी भाषा थी यहाँ पर, ठीक है। फिर शैली जो होती है, तो शैली का संक्षेप यहाँ पे होता है कि किस शैली में ये लिखा गया है। तो मुख्यतः 3 शैलियां होती हैं, वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैली, ठीक है। जैसे ऊपर परसाई जी ने था व्यंग्यात्मक शैली में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक शैली होती है। और यहाँ पर यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे विवेचनात्मक शैली की प्रधानता है, ठीक है। इन्होंने प्रमुख रूप से विवेचनात्मक शैली का ही प्रयोग किया है महादेवी वर्मा ने। और विवेचनात्मक शैली की मूलभूत जो विशेषता है, इसमें बुद्धि, विवेक, तर्क वितर्क की प्रधानता होती है, किसमें, विवेचनात्मक शैली में। और वही उन्होंने किया है, विषय की व्याख्या की है, उसका विश्लेषण किया, उसके पक्ष विपक्ष यानी तर्क वितर्क को भी रखा है, खंडन मंडन किया, सभी चीजें उन्होंने इसमें लिया है। तो विवेचनात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है, अगर शैली के दृष्टि से हम देखते हैं तो, ठीक है ना। तो जीने की कला को कला सिद्ध करते हुए महादेवी जी ने अन्य कलाओं की तरह उनमें भी सिद्धांत और व्यवहार पक्ष की अनिवार्यता पर जोर दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें 3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने सीधे कहा है, एक क्वेश्चन इससे जो बनता है तो वो बन जाता है कि नारी जो है अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार है, वो किस तरह से जिम्मेदार है, तो इसका आपको आंसर लिखना होगा। और दूसरा इसका प्रतिपाद आपको लिखना होगा। प्रतिपाद को मतलब है किस चीज को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के कोई भी चीज लिखी गई है। तो यहाँ पर नारी को एक मोहरा बनाया गया है, नारी के बारे में जो विषय वस्तु है, नारी किस तरह से समाज में रहती है, समाज में उसका क्या स्थान है, उसके बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो यहाँ पर नारी से संबंधित, नारी को एक टॉपिक बनाकर लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो प्रतिपाद्य है वो होगा आपका नारी का, ठीक है। नारी जीवन के अभिशाप के लिए सबसे पहले नारी को ही जिम्मेदार साबित करते हुए लेखिका ने पूरी सहानुभूति के साथ उसके सचेत और जागरूक बनाने का प्रयास किया है। सतीत्व, पतिव्रता, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, करुणा, स्नेह, ममता सभी से ऊंचा उठाकर अपने अपने आप को असहाय बना दिया। तो यहाँ पर जो है इसमें प्रतिपाद में आपको लिखना होगा। प्रतिपाद का एक दूसरा भी पक्ष है जिसका संबंध पुरुष और पुरुष प्रधान समाज के विविध निषेधों का हथकंडों से है, कि जो समाज है वो पुरुष प्रधान है और यहाँ पर जो नारी है उसको सीता, सती, सावित्री आदि जैसे महान गुणों से जोड़ा गया, यानी इतनी पदवियां दे दी गई। अब कहा गया कि आप इस चीजों को जो है फॉलो करिए, ठीक है। तो नारी को मूक और निरीह बना दिया गया है। यहाँ पर पुरुष समुदाय जो है षड्यंत्र करता है, किसके खिलाफ, नारी के खिलाफ करता है। सिर्फ अपना वो यूज करता है, नारी का यूज करता है, नारी का प्रयोग करता है और नारी को धर्म शास्त्र की बातें बताता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ये लेसन है, निबंध है, जरूर पढ़िएगा जीने की कला। और इससे 100% एक जो क्वेश्चन है आता है तो उपयुक्त विवेचन विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत निबंध का प्रतिपादक
प्रतिपाद्य भारतीय नारी जीवन के अभिशाप के विभिन्न पक्षों पहलुओं का उद्घाटन करते हुए उनके कारणों से अवगत कराकर नारी समुदाय को जागरूक बनाना है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या निकलता है? इसका प्रतिपाद्य निकलता है कि जो भारतीय नारी का जीवन है वो उसके क्या अभिशाप है, और साथ ही साथ में उन अभिशापों से अवगत कराता है, हमें बताता है क्या क्या बुराइयां हैं, और नारी समुदाय को जागरूक भी बनाता है। ये प्रतिपाद्य है जो बेरे। 9 नंबर का क्वेश्चन, इस निबंध की भाषा में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? तो देखिए, तत्सम और तद्भव तत्सम से युक्त, मैंने बताया था ना, ये क्या है? ये भाषा है। तो तत्सम और तद्भव से युक्त है, यानी कि जुड़ा हुआ है, इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, इस निबंध में किस शैली की प्रधानता है? जस्ट अभी ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं, देखिए, तो वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है, ठीक है ना, सॉरी विवेचनात्मक शैली की प्रधानता, जस्ट अभी ऊपर जो है हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। किस शैली की प्रधानता है? तो यहाँ पर जो है विवेचनात्मक शैली की प्रधानता है, ठीक है। ओके, फिर इस निबंध का प्रतिपाद्य क्या है? अभी अभी जस्ट देख के आ रहे हैं, तो नारी को जागरूक बनाना, इस निबंध का प्रतिपाद्य, यानी प्रतिपाद्य का मतलब क्या उद्देश्य है। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़े से ले लेते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे सही और गलत है कि महादेवी की विवेचनात्मक शैली में नीचे दिए गए कुछ तथ्य सही है, तो आपको या कुछ गलत है बताना है। सिद्धांत निरूपण किया गया है, जो सिद्धांत है निरूपण किया गया है, सही है या गलत है? तो देखिए ये क्या है, ये सही है, ठीक है। फिर सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की गई है, सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका खा, ठीक है, यानी गलत है। स्वानुभूत अनुभवों का अधिक सहारा लिया गया है, बिल्कुल ये सही है, और व्यवहार पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सही और गलत भी हो गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रतिपाद्य के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को 4 में लिखना है। प्रतिपाद्य जस्ट करिए। एक चीज कहना चाहूंगी कि जब भी आप पीडीएफ पढ़िएगा ना, तो इसका सारांश जरूर पढ़िएगा। आपको जो पूरी बुक है आप पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, तो आप सारांश ही पढ़ लेंगे तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। जैसे अंतर्वस्तु, अब निबंध के अंतर्वस्तु से आप क्या समझते हैं? तो अंतर्वस्तु के अंतर्गत विचार पक्ष, भाव पक्ष की विशेषताओं को समझने के साथ ही साथ यहाँ पर भाव के आपसी संबंध का विश्लेषण किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर महादेवी के व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता क्या है, लेखिका की मूलभूत विशेषता क्या है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो देखिए, कवि सुलभ है, वो कवि सुलभ भावुकता है उनमें, नारी सुलभ कोमलता है उनमें, सहृदयता है, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर उनकी विशेषताएं होंगी, किनकी? लेखिका की, महादेवी वर्मा की, ठीक है ना। संरचना शिल्प के अंतर्गत गद्य भाषा को उनकी काव्य भाषा से भिन्न हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुरूप प्रयोग किया गया है, यानी तत्सम तद्भव का यहाँ पे प्रयोग किया गया है भाषा में। अगर शिल्प की बात की जाए तो विवेचनात्मक है, ठीक है। शैली की बात की जाए, शिल्प की बात की जाए तो विवेचनात्मक है। तर्क वितर्क व्याख्या विश्लेषण यहाँ पे किया गया है, ठीक है। भावों को विशेष रूप से आधार बनाया गया है। विवेचनात्मक शैली में भावात्मक शैली का समावेश जो है बड़ी कुशलता के साथ किया गया है। तो आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? नीचे से साल से मिल जाएंगे। प्रतिपाद्य, तो नारी की जो दुर्दशा है वो उसके बारे में यहाँ बताया गया, साथ में ही नारी को जागरूक किया गया है, ये इसका प्रतिपाद्य है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब चलिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में समझा देते हैं, अगर आपके समझ में भी नहीं आया है तो बहुत ही कम लफ्जों में और अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए अब इसी को एक बार फिर से रिवाइज आपका इसी तरह से हो जाएगा आपके लिए, और एग्जाम प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। तो एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में विथ आंसर। निबंध में किस प्रकार नारी दुर्दशा के लिए एक सीमा तक नारियों को भी जिम्मेदार बताया गया है? उत्तर अपने 5 पंक्तियों में देना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस मुझे लगता है 2018 में पूछा गया है। यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, विशेषताएं वगैरह। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी चलिए हम देख लेते हैं लगे हाथ, कि इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि भावों और विचारों को आपसी संबंध से, यानी भाव और जो विचार है इनके आपसी संबंध को 6 पंक्तियों में स्पष्ट करना है, या फिर निबंध के रचना योगीन भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर सिद्ध करें कि महादेवी ने नारी समस्या का यथार्थ चित्रण किया है। उत्तर जो है 8 पंक्तियों में लिखना है, या महादेवी की व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताओं को 6 पंक्तियों में लिखिए।
यहाँ पे देखिए, अब चलिए देख लेते हैं, आपको सभी के आंसर जो है यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। और मैंने जो एक लेटर वाला पत्र लेखन का वीडियो डाला था उसमें पीडीएफ मुझसे रह गई है डालने के लिए, तो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं उसमें पीडीएफ का लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से कि एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विवेचनात्मक शैली की मूलभूत विशेषता क्या है, क्योंकि महादेवी वर्मा साहित्य जगत की एक महत्वपूर्ण जानी मानी जो है वो राइटर हैं। आपको पता है, आप कोई ऐसा एक इंसान नहीं होगा जो जानता हो साहित्य के बारे में और जो कहे कि मैं महादेवी वर्मा को नहीं जानता, है ना। तो इसलिए इनकी विवेचनात्मक शैली की जो मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं, ये आ सकता है कि जीने की कला की विवेचनात्मक शैली की मूलभूत विशेषता बताइए, जो महादेवी वर्मा ने की जो एकांकी है, ठीक है ना, या जो कहानी है उसकी विवेचनात्मक शैली की विशेषता बताना है। तो देखिए इसमें मूलभूत विशेषता होती है बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क, ठीक है ना। इनकी विवेचनात्मक शैली की मूलभूत जो विशेषता होती है वो यही चीज होती है, ठीक है। यानी कि बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क की प्रधानता होती है और विषय की व्याख्या, उनके विश्लेषण, उनके पक्ष विपक्ष का खंडन मंडन करते हुए प्राय भावना या अनुभूत का सहारा नहीं लिया जाता या अपेक्षाकृत बहुत कम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस निबंध की विवेचनात्मक शैली में भावात्मक आग्रह का स्वर स्थान स्थान पर तीव्रता से प्रकट हुआ दिखाई दिया है। देखिए विवेचनात्मक शैली की मूलभूत विशेषता जो होती है वो बुद्धि, विवेक, तर्क, वितर्क की प्रधानता होती है, ठीक है ना। यहाँ पे विषय की व्याख्या, उसकी विश्लेषण, पक्ष विपक्ष का खंडन मंडन करना या फिर जो भावना होती है उसके अनुभूत का सहारा नहीं लिया जाता है। लेकिन इस निबंध में जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने विवेचनात्मक शैली में भावनात्मक आग्रह होता है उसका स्वर का स्थान स्थान पर तीव्रता से प्रकट हुआ दिखाई देता है। मतलब उन्होंने भावनात्मक आग्रह को लिया है इसमें जीने की। तो इतना आपका इसका हो जाएगा, 5 या 6 लाइन आपसे बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है। तो आप इसमें बुद्धि का, विवेक का, तर्क वितर्क इनके पॉइंट बना लीजिए, फिर इनको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जीने की कला निबंध का आरंभ कला के सिद्धांत और व्यवहार पक्ष की परस्पर निर्भरता से होता है। तो इसे स्पष्ट करने के लिए महादेवी ने चित्रकला को उदाहरण के रूप में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका और उसके माध्यम से अन्य कलाओं के लिए सिद्धांत और व्यवहार दोनों की आवश्यकता से रेखांकित किया है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा विवेचनात्मक शैली की विशेषता, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको बताते चल रही हूँ, साथ में मैं आपको आंसर भी बता रही हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है, पीडीएफ सामने है तो उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो जीने की कला है महादेवी वर्मा की, इसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, आपने भी देखा होगा, आलोचनात्मक व्याख्या के लिए क्वेश्चन आता है तब आपको ये चीजें लिखनी होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें दी हुई हैं। आलोचनात्मक व्याख्या जो कुछ नहीं होना चाहिए वो भी चीजें उसमें की गई हैं, आलोचना करना। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे महादेवी जी ने अन्य कलाओं की तरह उसमें भी सिद्धांत और व्यवहार पक्ष की अनिवार्यता पर जोर दिया। विषय का विवेचन करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन के लिए निर्धारित सिद्धांत उचित अवसर पर उपयुक्त प्रयोग के बिना निरर्थक होकर अनावश्यक बोझ बन जाते हैं। ये आपका प्रतिपाद्य हो सकता है, यही प्रतिपाद्य होता है कि क्या अर्थ निकलता है इस कहानी का, इस निबंध का। और इस प्रक्रिया में अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, जैसे मंत्रोच्चार करने वाले तोते की बाड़ी की निरर्थकता को रेखांकित किया उन्होंने, और उन्होंने सिद्धांतों की सही अर्थ की जानकारी और कल्याणकारी प्रयोग के अभाव में उन्हें निरर्थक और अहितकारी बताया। इसी तरह जीवन के कुछ स्वीकृत कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, सत्य, ब्रूयात, क्षमता, दया, स्वाभाविक, स्वाभिभक्ति, ठीक है, स्वाभिभक्ति आदि का उदाहरण के रूप में प्रयोग किया था। लेकिन उनके उपयुक्त और कल्याणकारी प्रयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा कि किसी निर्दोष की प्राण रक्षा के लिए बोला गया असत्य सत्य को श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी तरह किसी अत्याचारी को क्षमा करने वाले व्यक्ति से उसे दंड देने वाला क्रोधी व्यक्ति संसार के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक क्रूर स्वामी की आज्ञापूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला सेवक अधिक स्वामी भक्त कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इसको आलोचना के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका आलोचना ही है कि अगर कहा जाए कि जीने की कला महादेवी वर्मा की जो एक कथा है, एक निबंध है, उसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो एक क्वेश्चन था अभिशाप वाला कि उन्होंने नारी को ही क्यों महत्वपूर्ण माना,
कि जो अत्याचार नारी के ऊपर हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार नारी खुद है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो देखिए यहाँ पे उसका आंसर आपको ये मिल रहा है कि नारी जीवन के अभिशाप के लिए सबसे पहले नारी को ही जिम्मेदार साबित करते हुए लेखिका ने यानी महादेवी वर्मा ने पूरी सहानुभूति के साथ उसे अचेत और जागरूक बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। यानी अब उन्होंने क्यों ऐसा कहा, तो सतीत्व, पातिव्रत यानी पतिव्रत, त्याग, बलिदान, सहनशीलता, करुणा, स्नेह, ममता के ऊंचे आदर्शों के खूंटे से बंधकर जिस प्रकार उसने अपने आप को असहाय बना दिया है, उसे छोड़कर वह इन आदर्शों के मानवीय महत्व और लक्ष्य को समझे। यानी जनरली नारी को एक रूप दिया जाता है और कहा भी जाता है नारी के लिए कि यार तुम्हारा काम क्या है, घर को संभालना है, हाउसवाइफ बनना है, बच्चों की सेवा करो, मेरी करो, खाना पकाओ, बर्तन झाड़ू पोछा, बस यही तो लाइफ नारी की हो गई है ना। एक माँ का भाव, एक पति को पत्नी का, भाई के लिए बहन का, ये और पिता के लिए, माता के लिए पुत्री का जो भाव करुणा होते हैं उनको प्रदर्शित करना, घर में रहना, खूंटे से बात कर यानी घर में रहना, सब चीजें करना, बाहर नहीं निकलना। तो ये सब चीजें औरत ने खुद अपना लिया है, वो ढल गई है, वो शुरू से बचपन से सुनती आ रही है अपने लिए जिन शब्दों को, जिन वर्णों के लिए कि नारी क्या होती है, नारी में ये रूप देखने को मिलते हैं, तो वो उसी तरह से ढल गई है। तो यहाँ पे एक नारी भी अपनी जिम्मेदार है, हकीकत भी है। यदि हम चाहें और हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी जो बाहर की दुनिया है, जो पुरुष जहाँ पे वर्क काम करते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो ये जो थॉट हमारी थिंकिंग है, इसे खुद नारी बदल सकती है, कोई और नहीं बदल सकता है। तो जो ये विचार बचपन से भरे जाते हैं, जो पुरातन समय से चले आए हैं, इनसे सिर्फ नारी खुद निकल सकती है, कोई नहीं निकाल सकता। और इसीलिए उन्होंने नारी को ही इसका जिम्मेदार बना दिया। उपयुक्त आदर्श कर्तव्य के बंधन मात्र ना होकर अधिकार के भी साधन भी हैं। उसे इन सिद्धांतों आदर्शों को अपने पैरों की बेड़ियां ना बनाकर इन्हें अपने जीवन के विकास और उत्थान के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है भाई, मैं सहनशील भी हूँ, करुणा भी मुझ में, स्नेह भी है, ममता भी है, त्याग बलिदान सब कुछ है, पतिव्रता भी हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं जॉब भी करूंगी, घर को भी संभालूंगी। ये हो सकता है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना कि सभी चीजें घर में रख के की जाए, भाई जॉब करते हुए भी चीजें हो सकती हैं। तो नारी खुद जिम्मेदार है इन सभी चीजों के लिए, और महादेवी वर्मा ने इसीलिए नारी को जो है इसका जिम्मेदार माना है। ठीक है ना, तो ये उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा प्रतिपाद्य जो है कि उपयुक्त विवेचन विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत जो निबंध का प्रतिपाद्य जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। जीवन की कला का प्रतिपाद्य से आप क्या समझते हैं बताइए। तो भारतीय नारी जीवन के अभिशाप के विभिन्न पक्षों पहलुओं का उद्घाटन करते हुए उनके कारणों से अवगत कराकर नारी समुदाय को जागरूक बनाना है। क्या मोरल निकलता है, क्या शिक्षा मिलती है इससे, तो हमें शिक्षा यही मिलती है। लेखिका क्या कहना चाह रही है, प्रतिपाद का मतलब है लेखक, लेखिका क्या कहना चाहते हैं, तो लेखिका ये कहना चाह रही है कि जो भारतीय नारी है उनको अभिशाप के विभिन्न पक्षों पहलुओं का उद्घाटन करना है, उन उद्घाटन करते हुए उनको बताते हुए और किस कारण उनके कारणों से अवगत करा के उन्हें बता कर कि नारी समुदाय को जागरूक बनाना है कि भाई आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को आप जानिए। ठीक है ना, आपके लिए क्या अभिशाप है, इस चीज को आप मत मानिए कि आपके लिए वरदान है बल्कि अभिशाप है। इन चीज को बताना ही जो लेखिका है उनका मेन प्रतिपाद्य है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ लेखिका ने अपनी और नारी समस्या के लिए कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया, यह कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन श्रृंखला की कड़ियां शीर्षक के हालांकि यहाँ पे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके लिए आता है अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट प्रतिपाद का जो है आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसके सभी क्वेश्चंस हो गए हैं। मुझे ऐसा से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है जो हमने लिया है कि इस निबंध की भाषा संबंधी विशेषताओं को 6 पंक्तियों में लिखना है। इस निबंध की शैली किन्हीं 3 विशेषताओं की 4 पंक्तियों में लिखना है। शैली संबंधी इस निबंध के प्रतिपाद के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को 4 पंक्तियों में लिखिए। देखिए यहाँ पे प्रतिपाद जो भी जस्ट हम जो आपको बता के आए हैं वही है। यहाँ पे देख लेते हैं व्यक्तित्व की, या तो हो सकता है महादेवी के बारे में पूछ ले कि महादेवी के व्यक्तित्व के बारे में आप बताइए क्या जानते हैं, व्याख्या कीजिए। तो महादेवी के व्यक्तित्व की प्रथम विशेषता नारी हृदय व कोमलता है। ठीक है ना, प्रथम विशेषता क्या है, नारी हृदय और कोमलता है, और किसी भी दुखद मार्मिक प्रसंग पर करुणा से अनुभूति हो जाती है। और उनके व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता क्या है, असहाय और उत्पीड़न नारी के प्रति असीम सहानुभूति है। तो देखिए महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व भी आपसे पूछ सकता है, ये मुझे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ठीक है, कि महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए, महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि नारी
हृदय की कोमलता, ठीक है, मतलब वो किसी भी नारी के जितने भी दुख होते हैं उससे क्या होती है, उनको दुख होता है, करुणा से उभर जाती हैं। और दूसरा है उनका कि असहाय जो उत्पीड़न नारी होती है उनके प्रति सहानुभूति रहती है, आलबेजू करती हैं। और यहाँ पे एक, ठीक है ना, जिसके उदाहरणों से निबंध भरा पड़ा है। और तीसरी जो विशेषता है उनके व्यक्तित्व की, वो है अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिकार और विरोध की प्रवृत्ति। यदि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, नारी के लिए है, तो यदि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप उसका विरोध करिए। ये प्रवृत्ति नारी में पाई जानी चाहिए, जो कि बहुत कम पाई जाती है। यही रीजन है कि नारी खुद जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो इस निबंध में उनके व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं प्रमुखता के साथ उद्घटित हुई हैं। 3 विशेषताएं यहाँ पे हो गई हैं, ओके, ठीक है ना। नारी हृदय की कोमलता है, फिर इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। फिर दूसरी विशेषता हो जाती है कि असहाय और उत्पीड़न नारी के प्रति असीम सहानुभूति, जिसको आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके लिख देना है। तीसरी विशेषता होती है अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिकार और विरोध की प्रवृत्ति, ठीक है ना। अब हमने क्या क्वेश्चन था, भाषा के बारे में था, भाषा की विशेषताओं के बारे में, तो ये आपको लिखना है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक शैली से भी संबंधित क्वेश्चन था, महादेवी की शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए उनकी विवेचनात्मकता दूसरी विशेषता है। प्रमुख विशेषता क्या है महादेवी शैली की? विवेचनात्मकता। दूसरी विशेषता है विवेचन के साथ भावात्मकता। पहली विशेषता हो गई विवेचनात्मकता, दूसरी विशेषता हो गई विवेचन के साथ भावात्मकता का कुशल संयोजन। तीसरी विशेषता हो गई तर्क वितर्क और खंडन मंडन की बौद्धिकता के स्थान पर विषय की पुष्टि के लिए विभिन्न उदाहरणों स्वानुभूति जीवन तत्वों का सहारा लेना। 3 विशेषताएं यहाँ पे आपकी हैं महादेवी की शैली की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ निबंध का मुख्य प्रतिपाद यहाँ पे भी दे दिया है, वही चीज़ जो आप ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि भारतीय नारी जीवन के अभिशापों के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करते हुए इसके वास्तविक कारणों से अवगत कराकर नारी समुदाय को जागृत करना ही मेन इसका प्रतिपाद्य है। और मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमेशा उस बुक का क्या पढ़ना है, आपको सारांश पढ़ना है, क्योंकि ये जो लिया गया है आपके सारांश से लिया गया है। और जो 16.5 के परिवेश में जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे जो ये इनके आंसर हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।